नमस्कार भाई और बहनों, वेलकम बैक टू द नेक्स्ट लेक्चर ऑन सॉल्यूशंस, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं राउल्ट्स लॉ। सॉरी थोड़ा सा लेट हो गया बनाने में, बट पार्टली उसमें गलती आपकी भी है, क्योंकि ठीक से इनकरेजमेंट आपने नहीं दिया। मुझे मैथ्स और फिजिक्स वाले लेक्चर्स में ज्यादा इनकरेजमेंट मिला तो वो ज्यादा बनता गया। तो इफ यू वांट टू रियली if you want me to continue making these lectures on chemistry as well, तो keep encouraging me। ठीक है, कमेंट्स में चाहे लिखो, चाहे पर्सनली कांटेक्ट करो मुझे, जैसे भी करते हो आप लोग बाकी लेक्चर्स को लेकर के, बट कीप टेलिंग मी कि सर ये बनाओ, ऐसा करो, तो एक थोड़ा सा मोटिवेशन बना रहता है। ठीक है, तो अभी फिलहाल राउल्ट्स लॉ उठाते हैं। ठीक है, तो राउल्ट्स लॉ उठाने से पहले, राउल्ट्स लॉ इज बेस्ड ऑन वेपर प्रेशर ऑफ अ सोल्यूशन। तो उससे पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि वेपर प्रेशर में हमने क्या पढ़ा था। तो आई होप आपको याद है कि वेपर प्रेशर में हमने ये पढ़ा था कि एक इक्विलिब्रियम सेटअप होता है एक लिक्विड के मॉलिक्यूल्स, मतलब कि मॉलिक्यूल्स जो कि लिक्विड स्टेट में हैं का इक्विलिब्रियम सेटअप होता है विद द मॉलिक्यूल्स, विद द सेम मॉलिक्यूल्स वेपर स्टेट में। वेपर स्टेट में क्या होता है, वेपर स्टेट में बहुत ज्यादा अट्रैक्शन वगैरह नहीं होता है, तो बहुत आसानी से यहां एंटर कर जाते हैं वो। और लिक्विड मॉलिक्यूल्स में आपस में अट्रैक्शन होता है तो जल्दी नीचे से ऊपर नहीं जा पाते हैं। बट इन वॉट एवर एट वॉट एवर प्रेशर, लेट अस से, बट एट वॉट एवर स्टेट अभी बोलते हैं, ऐसा होता है कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इवेपोरेटिंग फ्रॉम द सरफेस आर इक्वल टू द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कंडेंसिंग इनटू द लिक्विड या इनटू द सरफेस। तो फिर एक इक्विलिब्रियम सेटअप हो जाता है। यहाँ पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन द वेपर स्टेट बिकम कांस्टेंट। ये जो मॉलिक्यूल्स होते हैं इनका नंबर अब नहीं चेंज होने वाला है, क्योंकि जितने इवेपोरेट हो रहे हैं उतने कंडेंस हो रहे हैं। तो इस वजह से यहाँ पे अगर तुम कह रहे हो कि नंबर कांस्टेंट हो गया है विद रिस्पेक्ट टू द सरफेस, तो तुम बोल सकते हो पार्शियल प्रेशर इसका कांस्टेंट है। तो जो पार्शियल प्रेशर है दैट वाज अ मेजर ऑफ व्हाट, इट वाज नॉट अ मेजर ऑफ कितना दबाव बना रहा है। दबाव बनाने से इवेपोरेशन नहीं रुकता है, इवेपोरेशन रुकता ही नहीं है। इनफैक्ट होता क्या है कि जब इतना फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स होगा एज अ वेपर यहाँ पे, कि जितने मॉलिक्यूल्स कंडेंस हो रहे होंगे उतने ही इवेपोरेट हो रहे होंगे, तो फिर जो आपका नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स यहाँ पे है वो कांस्टेंट हो जाएगा, और वो जो प्रेशर एक्सर्ट करेगा दैट वुड बी द पार्शियल प्रेशर और द वेपर प्रेशर ऑफ द वेपर ऑफ दीज मॉलिक्यूल्स। हमने ये बात कर ली थी कि ये जो वेपर प्रेशर है, ये जो रेट ऑफ इवेपोरेशन और रेट ऑफ कंडेंसेशन है, ये सब किन चीजों पर डिपेंड करते थे। किताब में आपके पास दो फैक्टर्स हैं, मैंने आपको तीन बताए थे। कौन से तीन थे भाई? एक तो नेचर हो गया, नेचर ऑफ लिक्विड। इसमें क्या होता है, आपके पास अगर बहुत ही स्ट्रॉन्ग अमाउंट ऑफ कोहेसिव फोर्सेस हैं, मॉलिक्यूल्स आपस में बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड हैं, तो दे वोंट लेट द मॉलिक्यूल्स एस्केप इजीली, तो रेट ऑफ इवेपोरेशन बहुत कम होगा। तो रेट ऑफ इवेपोरेशन अगर बहुत कम है तो रेट ऑफ कंडेंसेशन भी जरा सा ही होगा, तभी इक्विलिब्रियम आ जाएगा। तो बहुत ज्यादा मॉलिक्यूल्स होने की जरूरत नहीं होती है, तो वेपर प्रेशर कम होता है। तो स्ट्रॉन्गर द intermolecular attraction, lesser is the vapor pressure. Greater is the intermolecular attraction, sorry उल्टा हो गया, lesser the intermolecular attraction, तो इतना अट्रैक्ट नहीं कर रहा है, जाने दे रहा है, तो फिर greater is the vapor pressure, and greater the intermolecular attraction, lesser is the vapor pressure। ठीक है, फिर उसके बाद टेम्परेचर वाला फैक्टर था। टेम्परेचर वाला फैक्टर मैंने आपको बताया था कि एक पर्टिकुलर वेलोसिटी से ऊपर जब वेलोसिटी होगी मॉलिक्यूल की, तो वो जो है आपका निकलने में सक्षम होगा, कि एक पर्टिकुलर वेलोसिटी से ऊपर हो तो ही निकल पाता है। तो यहां पे टेम्परेचर बढ़ाने पे उससे ऊपर वाले वेलोसिटी के मॉलिक्यूल्स बढ़ जाते थे, अगर आपको याद हो। और तीसरा होता था प्रोबेबिलिटी फैक्टर, जिसमें कई बच्चों ने मुझसे पूछा कि सर कहीं कहीं बताया है कि सरफेस के मॉलिक्यूल्स ही निकलते हैं और अंदर के नहीं निकलते हैं, विच इज पार्टली ट्रू। एग्जैक्टली क्या हो रहा होता है, अगर तुम जो है अच्छे से पढ़ोगे वेपर प्रेशर, तो फिर आप ये देखोगे एक गैलीलियन कैनन जैसा कुछ सेटअप होता है। मतलब कि जो मॉलिक्यूल्स यहाँ पे होते हैं दे आर मूविंग अराउंड एट वेरी फास्ट पेसेस,
जो मॉलिक्यूल सरफेस पे होते हैं दे आर नॉट मूविंग आउट अराउंड एट वेरी फास्ट पेसेस बिकॉज दे हैव अ हायर पोटेंशियल एनर्जी। तो अपनी काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में बदल चुके हैं, वो बहुत ज्यादा एनर्जी उनके पास नहीं बचती है। पर अगर कभी क्या हुआ कि ये मॉलिक्यूल जो हाई एनर्जी से जा रहा है, कुछ मॉलिक्यूल यहाँ पे भी लो एनर्जी से जा रहे हैं, लो एनर्जी वाले भी होते हैं, हाई एनर्जी वाले भी होते हैं। कोई हाई एनर्जी से जाता हुआ मॉलिक्यूल अगर इससे टकरा गया सरफेस वाले मॉलिक्यूल से, तो इसे जो है बाहर की तरफ भेज देगा। ये होता है इवेपोरेशन में। तो ये भी कहना गलत नहीं है कि सरफेस के ही मॉलिक्यूल्स निकलते हैं, ये भी कहना गलत नहीं है कि एनर्जी जो है अंदर वाले ही देते हैं। कोई फर्क नहीं पड़ेगा एज सच अपने एनालिसिस पे। यहाँ पे वो जो प्रोबेबिलिटी फैक्टर था जो मैंने आपको बताया था कि भाई यहाँ पे ओरिएंटेशन होना चाहिए और बहुत हाई वेलोसिटी है लेकिन तुम यहाँ हो, नीचे बैठे हो तो कोई फायदा नहीं है, तो प्रोबेबिलिटी में ओरिएंटेशन आ जाता है, पोजीशन आ जाता है, ये सब आ जाता है। और कितना बड़ा तुम्हें कितना पार्ट ऑफ द सरफेस मिल रहा है ये आ जाता है। तो ये जो है ले दे करके अगर जब तुम प्योर लिक्विड की बात कर रहे थे तो जो प्रोबेबिलिटी फैक्टर होता था वो चेंज ही नहीं होता था, वो लगभग हर लिक्विड के लिए इनफैक्ट सेम हो जाता है। वो सरफेस अगर है तो वहां पे एग्जिस्ट करेगा। हम लोग सिर्फ यही दोनों चीजें चेंज करते थे। पर अभी राउल्ट्स लॉ प्योर लिक्विड के बारे में बात नहीं करता है, राउल्ट्स लॉ बात करता है सॉल्यूशंस के बारे में। और सॉल्यूशन में सपोज बाइनरी सॉल्यूशन है, बाइनरी सॉल्यूशन माने कि दो कंपोनेंट है उसमें, तो यहां पे क्या होगा कि अब कुछ पार्ट ऑफ द सरफेस इज कवर्ड बाय अनदर टाइप ऑफ मॉलिक्यूल एंड द रेस्ट इज कवर्ड बाय जिस भी मॉलिक्यूल का हम मेजर करना चाह रहे हैं। किसी मॉलिक्यूल से कोई सरफेस, कोई पार्ट ऑफ द सरफेस इज कवर्ड बाय अनदर मॉलिक्यूल, तो अभी प्रोबेबिलिटी फैक्टर कम हो जाएगा। ये सब उतना ही है। प्रोबेबिलिटी फैक्टर में भी जो तुम्हारा प्रोबेबिलिटी का पार्ट डिनोट कर रहा है कि कहां पे है और किस दिशा में मूव कर रहा है, मतलब कि पोजीशन एंड ओरिएंटेशन, दैट आल्सो रिमेन्स कांस्टेंट। पर अब तुम्हारे पास अगर वो है ही नहीं, मॉलिक्यूल्स ही कम है, जाकर के तुम अगर इसे हिट कर दोगे तब थोड़ी ब्लैक वाले मॉलिक्यूल का वेपर प्रेशर प्रोड्यूस होगा या उसके वेपर्स प्रोड्यूस होंगे। तो जो प्रोबेबिलिटी फैक्टर है वो सपोज ये 50-50 है, 50% ब्लैक मॉलिक्यूल्स है सरफेस पे, 50% ब्लू मॉलिक्यूल्स है सरफेस पे, तो प्रोबेबिलिटी फैक्टर भी 50% हो जाएगा, या द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कमिंग आउट वो भी 50% हो जाएंगे। तो फिर जब रेट ऑफ इवेपोरेशन 50% हो जाएगा तो रेट ऑफ कंडेंसेशन जैसे ही इसका आधा होगा वैसे इक्विलिब्रियम आ जाएगा। मतलब कि बहुत ज्यादा मॉलिक्यूल्स होने की जरूरत नहीं होगी बिफोर अचीविंग इक्विलिब्रियम। और यहीं पे तुम ये कह सकते हो कि हाँ वेपर प्रेशर कम हो जाएगा। एंड इन द एग्जैक्ट प्रोपोर्शनैलिटी, उस प्रोपोर्शनैलिटी में कम होगा जिस प्रोपोर्शनैलिटी में ये सरफेस के मॉलिक्यूल्स अवेलेबल हैं हर एक, या अपने ए टाइप के मॉलिक्यूल्स को या ब्लैक टाइप के मॉलिक्यूल्स को। ब्लैक को मैं ए बोल दे रहा हूं और ब्लू को मैं बी बोल दे रहा हूं। फिर से समझो, मैं कह रहा हूं कि अगर अपने पास एक सेटअप है, लिक्विड सरफेस एक्चुअली ऐसा नहीं होता, कोई लाइन खिंची होती है, तो मैंने डॉटेड बना दिया। इसके अंदर दो टाइप के मॉलिक्यूल्स हैं, सपोज ए है, ये सब ए है, और बी है। बी सपोज थोड़ा ज्यादा है इस बार, 50-50 नहीं है, सपोज क्या लग रहा है 70-30। तो अब अगर इसके रिस्पेक्ट में तुम कंपेयर करो ऐसे सेटअप को जहां पे सारे ब्लैक वाले मॉलिक्यूल्स होते, सारे ए होते, तो क्या होता है, वेपर प्रेशर ऑफ ए वुड हैव बीन ग्रेटर, क्योंकि उस केस में अगर सारे ए होते यहां पे तो ज्यादा मॉलिक्यूल्स ए के वेपर स्टेट में जा पाते, the rate of evaporation would have been higher, then the rate of condensation would have to be higher to achieve equilibrium. सुनो इसे ध्यान से, the rate of evaporation इस केस में ज्यादा होता, तो rate of condensation भी जब उसके बराबर हो जाता तब जाके equilibrium आता। वो rate of condensation उसके बराबर होने के लिए यहां पे मॉलिक्यूल्स होने चाहिए ना उतने। यहां पे अगर rate of evaporation rate of condensation के बराबर करना है तो यहां पे भाई रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कितने मॉलिक्यूल्स हैं वहां पे। तो यहां पे तो सरफेस पे तो कोई खास फर्क नहीं पड़ता है,
थोड़ा सा क्या होगा, अगर पानी उड़ भी जाएगा, सूख भी जाएगा, तो थोड़ा सरफेस नीचे आ जाएगा, वो प्रोबेबिलिटी फैक्टर उतना ही रहता है। पर यहां पे बहुत फर्क पड़ता है कि कितना वेपर है, तो जितना ज्यादा वेपर होगा उतना ज्यादा रेट होगा। rate of condensation is directly proportional to the let us say the partial pressure of the vapor। ये आप बेसिकली केमिकल काइनेटिक्स में ऐसे पढ़ोगे भी। अच्छा, तो यहां पे रेट ऑफ इवेपोरेशन ज्यादा, तो रेट ऑफ कंडेंसेशन ज्यादा होना पड़ेगा इक्विलिब्रियम होने के लिए। रेट ऑफ कंडेंसेशन ज्यादा होने के लिए आपके यहाँ पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ज्यादा होने चाहिए, तो पार्शियल प्रेशर ज्यादा हो जाएगा या वेपर प्रेशर ज्यादा हो जाएगा। ऑन दी अदर हैंड यहाँ पे क्योंकि रेट ऑफ इवेपोरेशन कम है, ये सपोज इवेपोरेट हुआ, ये नहीं हुआ, तो इसमें क्या होगा, यहाँ पे रेट ऑफ इवेपोरेशन कम है, तो रेट ऑफ कंडेंसेशन भी जब उतना ही कम होगा तो इक्विलिब्रियम आ जाएगा। बहुत ज्यादा मॉलिक्यूल्स यहाँ पे नहीं होने पड़ेंगे, यहाँ पे बहुत मॉलिक्यूल्स होने पड़ रहे थे, तब जाके रेट ऑफ कंडेंसेशन बराबर हो रहा था, तो यहाँ पार्शियल प्रेशर कम हो जाएगा। किस रेशियो में कम हो जाएगा, उसी रेशियो में कम हो जाएगा जिस रेशियो में ये सरफेस इस बेचारे को कम मिला है। और वो किस रेशियो में मिला है, वो सिर्फ नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे वो रेशियो डिपेंड करता है। और हमने कंसेंट्रेशन बहुत तरीकों से पढ़ा है, हमने मोलालिटी पढ़ा है, मोलारिटी पढ़ा है, नॉर्मेलिटी पढ़ा है, पर यहां पे नंबर ऑफ पार्टिकल से मतलब है, नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम से नहीं मतलब है, हमें क्या फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल्स है उससे मतलब है, जो कि हमें देता है मोल फ्रैक्शन। माने कि अगर मैं बोलूं द पार्शियल प्रेशर ऑफ ए इन दिस पर्टिकुलर स्टेट is going to be partial pressure of A in the pure state। प्योर स्टेट डिनोट करने के लिए नॉट लगा देंगे, तो ये हो जाएगा पी ए नॉट, यहां पे जो पार्शियल प्रेशर है, और ये हो जाएगा पी ए इंटू द मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, एंड दैट इज इट। और कुछ है ही नहीं राउल्ट्स लॉ में। इसी के और कॉन्सिक्वेंसेस हम लोग देखने वाले हैं, और कुछ नहीं। ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि भैया अगर द पार्शियल प्रेशर ऑफ ए इन द प्योर स्टेट इज 150 mm ऑफ Hg, और अब तुम्हारे पास एक सोल्यूशन है जिसमें 2 मोल ए है एंड 3 मोल बी है। तो अगर 2 मोल ए है और 3 मोल बी है, तो 40% ए है, 60% बी है, तो 40% ही सरफेस एरिया भी ए के पास अवेलेबल होगा, तो वो 40% ही अपना पार्शियल प्रेशर, अपना वेपर प्रेशर डेवलप कर पाएगा। तो इस स्टेट में द वेपर प्रेशर ऑफ ए इज गोइंग टू बी 150 mm ऑफ Hg इंटू 2/5। 2/5 इसका मोल फ्रैक्शन है, यही 40% है। ये 2/2 + 3 है ना। मोल फ्रैक्शन क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वन सब्सटेंस अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल द सब्सटेंसेस। तो 2/2 + 3, ये 2/5 बोलो, चाहे 0.4 बोलो, चाहे 40% बोलो, सब एक ही बात है। तो 150 इंटू 40% इज गोइंग टू बी 60 mm ऑफ Hg। 60 mm ऑफ Hg आपका पार्शियल प्रेशर हो जाएगा, और 60 mm ऑफ Hg पार्शियल प्रेशर होने के बाद इक्विलिब्रियम आ जाएगा। तो अब आपका और जो है वेपर नहीं बढ़ेगा यहां पे। दैट इज व्हाट इट मीन्स, दैट इज इट। अगर बी की बात करें तो बी का जो मोल फ्रैक्शन है वो क्या हो जाएगा, 3/5 हो जाएगा, या 60% हो जाएगा, या 0.6 हो जाएगा। तो बी का जो भी प्योर स्टेट में वेपर प्रेशर होता है उसका 60% आएगा भी। तो फिर उसके बाद हम लोग कंबाइन करेंगे इसे, टोटल वेपर प्रेशर की बात करेंगे, वेपर के अंदर क्या मोल फ्रैक्शन है उसकी बात करेंगे। तो वो अभी हो सकता है ना तुम्हें समझ में आए, लेकिन ये बेसिक, बहुत ही बेसिक स्टोरी समझ में आनी चाहिए कि पहले जितना वो वेपर प्रेशर डेवलप कर पा रहा था इनटू अभी क्या फ्रैक्शन ऑफ द सरफेस उसके पास अवेलेबल है, दैट इज गोइंग टू बी द वेपर प्रेशर अभी का। खत्म, और कुछ नहीं है राउल्ट्स लॉ। इसी के कॉन्सिक्वेंसेस, इसी का ग्राफ, यही सब देखना है। ठीक है, तो लिख लो, फिर उसके बाद हम लोग थोड़ा थ्योरेटिकल चीज पे चलते हैं। तो अपनी एनालिसिस को कंटिन्यू करते हैं हम लोग। फॉर अ बाइनरी सोल्यूशन, तो बाइनरी सोल्यूशन है अपने पास, सपोज 2 लिक्विड्स हैं ए एंड बी जो कि एक सोल्यूशन में है। अच्छा, सोल्यूशन में होना बहुत जरूरी है। सोल्यूशन का क्या मतलब होता है, होमोजीनियस होता है। होमोजीनियस में ही राउल्ट्स लॉ लग पाता है, इममिसिबल लिक्विड्स में नहीं लग पाएगा। इममिसिबल माने जो कि मिक्स नहीं होते हैं ठीक से, क्योंकि जैसे अगर तुमने
ऑयल और वाटर का सपोज तुमने सोल्यूशन बनाने की कोशिश करी, बहुत हिलाया डुलाया सब करा, तो एक टाइप का इमल्शन बना पाए लेकिन बहुत अच्छे से नहीं बना पाए, यू लेट इट स्टैंड फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो अब तुम बोलो कि 30% इसमें वाटर है, 70% ऑयल है, तो 30% ऑफ द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर तुम्हें मिलेगा? तो नहीं मिलेगा। वाई? बिकॉज मोस्ट ऑफ द सर्फेस विल बी कवर्ड बाय द ऑयल। तो वहां पे नहीं चल पाएगा, इमिसिबल लिक्विड्स में नहीं चल पाता है राउल्ट्स लॉ। राउल्ट्स लॉ इज ओनली एप्लीकेबल ऑन सॉल्यूशंस, मतलब कि वॉलेटाइल सब्सटेंसेस एंड मिक्सेबल सब्सटेंसेस होने चाहिए, ठीक है। नॉन वॉलेटाइल वाला भी केस हालांकि देखेंगे अभी, जो मिक्स हो लेकिन होमोजीनियस मिक्सचर हो उसके लिए। अच्छा, तो A प्लस बी अपने पास एक सोल्यूशन है। अपने को A का प्योर स्टेट में वेपर प्रेशर पता है, अपने को B का प्योर स्टेट में वेपर प्रेशर पता है, अपने को मोल फ्रैक्शन ऑफ A पता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ B पता है। और अगर हमें ये पता है कि बाइनरी सोल्यूशन है, मतलब कि A और B के अलावा और कोई भी पार्टिकल या और कोई भी केमिकल नहीं है इसके अंदर, तो आप ये बोल सकते हैं कि XA plus XB, the mole fraction of A plus mole fraction of B is going to be 1. तो mole fraction of B is going to be mole fraction of A minus, 1 minus mole fraction of A, and mole fraction of A can be written as 1 minus mole fraction of B. मतलब क्या है? मतलब ये है कि अगर 0.3 है फ्रैक्शन ऑफ A तो 0.7 होगा फ्रैक्शन ऑफ B। 30% अगर एक चीज है तो दूसरी चीज, अगर दो ही चीजें हैं तो 70% होती है। वही चीज है यहाँ पे, कोई बड़ी बात नहीं है। और फिर आप ये देख सकते हैं कि द पार्शियल प्रेशर ऑफ ए फॉर दिस सोल्यूशन इज गोइंग टू बी PA नॉट इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ B फॉर दिस सोल्यूशन इज गोइंग टू बी पार्शियल प्रेशर ऑफ B या वेपर प्रेशर ऑफ B इन प्योर स्टेट इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ B। पूरे सोल्यूशन का कितना अगर हम लोग देखें वेपर प्रेशर आ रहा है, दैट इज गोइंग टू बी द वेपर प्रेशर ऑफ A प्लस द वेपर प्रेशर ऑफ B। दिस इज ऑब्वियसली इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ A नॉट इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ A प्लस वेपर प्रेशर ऑफ B नॉट इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ B। यहां तक तो ठीक है। ले देखे क्या है, सब्स्टिट्यूट ही कर रहे हो। फिर से सोल्यूशन का टोटल वेपर प्रेशर में क्या करो, XB की जगह तुम 1 माइनस एक्स से डाल दो, तो क्या हो जाएगा? वेपर प्रेशर ऑफ A इन प्योर स्टेट इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ A प्लस वेपर प्रेशर ऑफ B इन प्योर स्टेट इंटू 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ A। अभी मोल फ्रैक्शन ऑफ A के टर्म्स में तुम्हारे पास एक फॉर्मूला आ सकता है, माने कि क्या हो जाएगा? अभी तुम्हारे पास अभी आ जाएगा, अगर तुम ध्यान से देखो तो मोल पार्शियल प्रेशर ऑफ B इन प्योर स्टेट प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ A टाइम्स वेपर प्रेशर ऑफ A इन प्योर स्टेट माइनस वेपर प्रेशर ऑफ B इन प्योर स्टेट। ये हो जाएगा पार्शियल प्रेशर ऑफ सोल्यूशन। और बार बार देख के ऐसे ही लगेगा कि यार ये वही चीज, ठीक है चलो नया फॉर्मूला नहीं है या कोई बहुत ज्यादा इंट्यूटिव फॉर्मूला नहीं है ये तुम्हारे लिए, ये सारे फॉर्मूले। और सही बात है, इसको ऐसे देखने में बिल्कुल भी इंट्यूटिव नहीं लगता है, पर अभी मैं इसको बहुत ही ज्यादा इंट्यूटिव बनाने वाला हूं आपके लिए, होपफुली, ठीक है। तो अभी बस देखते जाओ। पार्शियल प्रेशर ऑफ सोल्यूशन इज पार्शियल प्रेशर ऑफ B इन प्योर स्टेट प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ A इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ A इन प्योर स्टेट माइनस पार्शियल प्रेशर ऑफ B इन प्योर स्टेट। इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि पार्शियल प्रेशर ऑफ सोल्यूशन इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ A in pure state plus mole fraction of B into partial pressure of B in pure state minus partial pressure of A in pure state। ऐसे भी लिख सकते हो। मतलब जब यहां पे इस इक्वेशन में तुम मोल फ्रैक्शन ऑफ A की जगह 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ B लिखोगे तो यही आएगा, ठीक है। करके देख लेना। अच्छा भाई, तो यहां तक हो गया। अब अगर तुम देखो तो इसका सपोज मैं ग्राफ बनाऊं, किस चीज के अगेंस्ट, किस चीज का? तो मैंने पार्शियल प्रेशर ऑफ सोल्यूशन वर्सेस मोल फ्रैक्शन ऑफ A का ग्राफ बनाया, जिसमें मोल फ्रैक्शन ऑफ A मैक्सिमम 1 तक जाएगा। भाई मोल फ्रैक्शन है कि टोटल का कितना पार्ट जो है A ऑक्यूपाई कर रहा है, तो मैक्सिमम 1 ही तो कर सकता है कि कंप्लीटली A ऑक्यूपाई कर ले, और मिनिमम 0 जा सकता है।
अच्छा, क्योंकि मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इज गोइंग टू बी 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ बी अगर ये जो है 0 से बन जा रहा है मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, तो एट द सेम टाइम ये है जब मोल फ्रैक्शन ऑफ ए 1 है तो मोल फ्रैक्शन ऑफ बी 0 है, और जब मोल फ्रैक्शन ऑफ ए 0 है तो मोल फ्रैक्शन ऑफ बी 1 है। तो एट द सेम टाइम जैसे जैसे मोल फ्रैक्शन ऑफ ए बढ़ेगा मोल फ्रैक्शन ऑफ बी घटेगा भी लीनियरली। तो मतलब कि एक डायरेक्ट रिलेशनशिप है यहाँ पे, इसी स्केल को पलट के यहाँ पे लगा सकते हो तुम। और अभी पहले जो है तुम वैल्यूज डाल के देखो, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए अगर मैं 0 कर दूं तो क्या आएगा, तो फिर तुम्हारे पास यहाँ पे पी बी नॉट आएगा, द वेपर प्रेशर ऑफ बी इन प्योर स्टेट। और यहां पे क्या होगा, यहां पे अच्छा ये देख सकते हो कि ये एक लीनियर इक्वेशन है, दिस इज अ लीनियर इक्वेशन, और लीनियर इक्वेशन कैसा ग्राफ देती है, स्ट्रेट लाइन देती है। तो बस तुम्हें 2 पॉइंट्स अगर मिल जाएंगे फिर उसे स्ट्रेट लाइन से जोड़ दो, तो कोई दिक्कत नहीं है, स्ट्रेट लाइन से जोड़ देंगे अभी अपन लोग। तो बस ये निकाल लो कि मोल फ्रैक्शन ऑफ ए जब 1 होगा तब कितना होगा पार्शियल प्रेशर, तो 1 डाल देते हैं भाई, यहां पे 1 डाला तो पीवी नॉट प्लस पी ए नॉट माइनस पीवी नॉट क्या हो जाएगा, पी ए नॉट हो जाएगा। मान लेते हैं पी ए नॉट बड़ा है, दूसरे साइड का भी चल जाएगा, ठीक है। और ये है सपोज, ये है पी ए नॉट, ऐसा कुछ, तो ये तुम्हारा ग्राफ बन जाएगा। ये ग्राफ किस चीज का ग्राफ है, ये ग्राफ है जैसे जैसे मोल फ्रैक्शन ऑफ ए बढ़ रहा है तो पार्शियल प्रेशर कैसे बढ़ रहा है। एट द सेम टाइम तुम ये भी देख सकते हो कि अगर मैं केवल पार्शियल प्रेशर ऑफ ए देखूं तो वो कैसे जा रहा है, तो दैट इज सिंपली गोइंग टू बी पी ए नॉट इंटू एक्स ए। तो पी ए नॉट तो इधर डिनोटेड है, इंटू एक्स ए जब करोगे तो ये y इज इक्वल टू एम एक्स इक्वेशन है, ये y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी थी, यहां पे एक सी भी था, ये m था, ये तुम्हारा x था, x एक्सिस पे कौन है, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए है। तो ये लेकिन क्या है, प्लस सी नहीं है इसमें, तो ये कैसा ग्राफ बनेगा, ये पासिंग थ्रू ओरिजिन स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा, जिसमें अगर जब x से 1 होगा तो पी ए नॉट आंसर आएगा, तो ये आ जाएगा ऐसा, दिस इज द पार्शियल प्रेशर ऑफ ए। एट द सेम टाइम अगर इसको बनाओ तुम, द पार्शियल प्रेशर ऑफ बी इज पी बी नॉट इंटू एक्स बी, एक्स बी को 1 माइनस एक्स से कर दो, और ये जब तुम ग्राफ प्लॉट करोगे तो ये कुछ ऐसा आएगा, दिस इज गोइंग टू बी पी बी। तो ये पी ए हो गया, ये पी बी हो गया, और ऑब्वियसली इसका सम किसी भी पॉइंट पे अगर तुम निकालोगे, सपोज इस पॉइंट पे तुमने निकाला कि जब मोल फ्रैक्शन ऑफ ए 0.7 था, सपोज 0.7, तब पीबी कितना था, इतना था, तब पीए कितना था, तब पीए इतना था, इन दोनों का सम कर दिया, इसको लिया, इसके ऊपर रख दो, तो देखो यही आएगा, इसको लेकर के इसके ऊपर रख दो, तो तुम्हारे पास टोटल पार्शियल प्रेशर ऑफ सोल्यूशन आ जाएगा। ये पार्शियल प्रेशर ऑफ सोल्यूशन या वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन, पार्शियल प्रेशर ऑफ सोल्यूशन नहीं बोलना चाहिए, मैं गलत बोल रहा हूं बार बार, तो वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन आ जाएगा। ये तुम्हारा इधर कई बार ग्राफ्स में तुम्हें ये भी बना हुआ मिलेगा, ताकि यहां पे पार्शियल प्रेशर ऑफ ए नॉट तुम लिख पाओ, पर ये एक्चुअली कोई एक्सेस नहीं है। हालांकि मोल फ्रैक्शन ऑफ बी अगर ऐसे चल रहा है तो उसके लिए एक्सेस एक बना सकते हो तुम। अब इतना तो ठीक है, ये तुमने ग्राफ देख लिया, ये देख लिया कि भाई यहाँ पार्शियल प्रेशर ऑफ ए बढ़ रहा है, पार्शियल प्रेशर ऑफ बी घट रहा है, तो उन दोनों का सम ओवरऑल बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि पार्शियल प्रेशर ऑफ ए ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है, इसका रेट ऑफ इंक्रीज इज ग्रेटर देन इसका रेट ऑफ डिक्रीज। इट ऑल डिपेंड्स अपॉन पी ए नॉट बड़ा है कि पीबी नॉट बड़ा है, पी ए नॉट की पीबी नॉट, भाई उसके स्लोप है, ठीक है। अच्छा, इतनी बात अगर क्लियर है तो अब देखो इन सारे ग्राफ्स को एक नए नजरिए से। ये कह रहा है, ये जो फॉर्मूला है ये कह रहा है कि ले दे करके देखो जो वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन होने वाला है, सपोज बी से तुम सोल्यूशन स्टार्ट कर रहे हो, प्योर बी है यहाँ पे प्योर बी है और यहाँ पे प्योर ए है, ठीक। यहां पे जब प्योर बी है तब ऑब्वियसली वेपर प्रेशर क्या होगा, पीबी नॉट होगा, पीबी नॉट का मतलब ही है ये, और पी ए नॉट होगा जब प्योर ए। अब जब तुम जैसे जैसे बी से ए की तरफ बढ़ने लग गए तो बी का परसेंटेज घटने लग गया, मोल फ्रैक्शन घटने लग गया, और ए का परसेंटेज बढ़ने लग गया। अब ए का जो प्योर में वेपर प्रेशर है वो ज्यादा है, मतलब कि उसकी ज्यादा टेंडेंसी है बाहर निकलने की, ज्यादा टेंडेंसी है वेपर बनाने की,
तो जैसे जैसे ए का फ्रैक्शन बढ़ेगा वैसे वैसे टोटल वेपर प्रेशर बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। एक चीज ये समझो। दूसरी चीज ये देखो कि भूल जाओ ये फॉर्मूला वगैरह, तुम ये देखो कि भाई पीवी नॉट कुछ है और फिर पीवी नॉट के बाद पीए नॉट तक जाना है तुम्हें, तो टोटल चेंज इन वेपर प्रेशर कितना आना है, टोटल चेंज इन वेपर प्रेशर आना है ये पीए नॉट माइनस पीबी नॉट, और इसका कितना फ्रैक्शन तुम्हें कवर कर लेना है, जितना ज्यादा मोल फ्रैक्शन ऑफ ए है। इस चीज को समझने की कोशिश करो। मतलब कि कहीं पे भी अगर मैं किसी भी जनरल मोल फ्रैक्शन ऑफ ए पे खड़ा हूं, अब अगर यहां पे मैं तुमसे पूछूं कि जनरल मोल, भूल जाइए फॉर्मूला भूल जाओ, जनरल मोल फ्रैक्शन ऑफ ए पे क्या होगा वेपर प्रेशर ऑफ द सोल्यूशन, तो तुम बोलोगे कि यार देखो इतना तो आना ही था, वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन में पीवी नॉट तो आना ही आना था, ठीक है, प्लस ये अब यूनिफॉर्मली इंक्रीज कर रहा है, तो यहां पे चाहो तो तुम क्या लगा सकते हो, तुम यहां पे यूनिटरी मेथड लगा सकते हो। तुम बोल सकते हो कि यार जब पूरा 1 हो गया, 1 इंक्रीज कर गया मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, तो ये इंक्रीज करा व्हेन चेंज इन एक्स इज 1, तो चेंज इन वाई इज पीए नॉट माइनस पीबी नॉट, इतना चेंज करना है टोटल। तो अभी एक्स से है चेंज, तो कितना हो जाएगा, तो जैसे यूनिटरी मेथड नहीं बचपन से लगाते आए हो कि अगर 10 रुपए के 4 पेन, तो एक पेन कितने रुपए का, 4 पेन 10 रुपए के, तो एक पेन कितना 10 बाय 4 2.5 रुपए का। फिर अगर 3 पेन पूछ लिया तो फिर इंटू 3 कर दिया। तो वैसे ही अगर 1 चेंज इन मोल फ्रैक्शन पे पीए नॉट माइनस पीबी नॉट बढ़ रहा है, तो 1 पे तो पता ही है, अब तुम्हें निकालना है एक्सए पे, तो इंटू एक्सए कर दो। इस बात को समझो, पीए नॉट माइनस पीबी नॉट 1 पे बढ़ रहा है, इंटू एक्सए कर दो। फिर से देखो, सपोज मैं बोल रहा हूं 4 पेन है 10 रुपए के, तो 3 पेन कितने रुपए के होंगे, हाउ मेनी रुपीज। तो फिर तुम क्या बोलते हो, तुम बोलते हो 4 पेन अगर 10 रुपए के तो पहले 1 में कन्वर्ट करते हो। इसी वजह से तो यूनिटरी मेथड बोलते हैं ऐसे कि 1 पेन फिर 10 बाय 4 का, तो 3 पेन फिर 10 बाय 4 इंटू 3 का, तो 7.5 रुपए आ गया। यहां पे क्या है, यहां पे इतना इंक्रीज किया इतने चेंज में, तो कितना इंक्रीज करेगा, अब ये क्या है, ये इंक्रीज है। यहां पे अगर तुम पहुंचे हो तो तुमने बोला कि भाई यहां तक तो पहुंच ही गया था मैं, अब और कितना इंक्रीज करेगा वो डिपेंड करेगा इस पे, सही है। अब ये कितना है ये देखो, तो यहां पे तुमने बोला 1 में चेंज हो रहा है इतना, तो इसमें कितना चेंज होगा, एक्सए में कितना चेंज होगा, दैट विल बी जितना भी 1 में चेंज होता है इंटू एक्सए, इंटू जितना अभी चेंज कर रहे हो, तो इंटू एक्सए, वही और कुछ नहीं है। इसको एक एग्जाम्पल के साथ देखो, या आई होप आपने नोट डाउन कर लिया, नहीं किया तो जल्दी से कर लो पॉज करके। तो अगर एग्जाम्पल के साथ देखें इसे, तो एक सिंपल सा एग्जाम्पल सेटअप करते हैं सपोज, और यही तरीका है देखो ये फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ने का। नहीं तो क्या होता है कि एक्यूरेट वैल्यूज देने लग जाते हैं किताबों में कि नहीं उसका जो वेपर प्रेशर है, हम जो है कोई हाइपोथेटिकल लिक्विड नहीं लेंगे, हम ग्लूकोज ही लेंगे, हम वाटर ही लेंगे, उसका वेपर प्रेशर कुछ गंदा सा वैल्यू होगा 27.6 सेंटीमीटर वगैरह वगैरह, तो फिर कंफ्यूजन होने लग जाता है, तो फिर आप कैलकुलेशन में कॉन्सेप्ट भूल जाते हैं। तो अभी हम लोग बहुत ही बेसिक सा हाइपोथेटिकल लिक्विड्स लेंगे। सपोज ए है फिर से, जिसका वेपर प्रेशर है पी ए नॉट है समथिंग लाइक 200 mm ऑफ एच जी या 2 सेंटीमीटर ऑफ एच जी, और पी बी नॉट है समथिंग लाइक 150 mm ऑफ एच जी। अभी मेरे पास सोल्यूशन 1 है, सोल्यूशन 1 में तुम्हारे पास 30% है मोल फ्रैक्शन ऑफ ए और 70% फिर हो जाएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। तो आपको अब बताना है कि कितना आएगा वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर कितना होगा। तो तुम बोलोगे कि यार देखो पहले तो मान लेते पूरा बी है, पूरा बी है तो 150 तक तो पहुंच ही गए, तो 150 तक पहले पहुंचो, प्लस अब कितना परसेंटेज इंक्रीज करा है। देखो अगर तुम कह रहे हो कि पूरा बी है तब 150 है, तो अब ए डालने पे बी का भी तो फ्रैक्शन कम होगा ना,
तो जो इंक्रीज होना है वो PA0 के प्रोपोर्शनल नहीं होना है, वो PA0 माइनस PB0 के होना है, क्योंकि जब A तुम बढ़ा रहे हो तो B घटा भी तो रहे हो। तो 200 माइनस 150 टोटल इंक्रीज 50 होना है। तुम्हें 150 से 200 पे जाना है, तो टोटल इंक्रीज 50 होना है। 50 कब होना है? जब ये 0 से बन जाता है, A जब 0 से बन जाता है। अभी कहां तक गया बेचारा? 0.3 तक गया है, तो 0.3 इंटू 50, दैट इज इट। ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 15, 165 mm ऑफ Hg आंसर आ जाएगा। करके देख लेना, कुछ बहुत ज्यादा नहीं है। फिर से एक बार समझो, ये जब 30% है तो कितना बढ़ेगा ऑफ द टोटल? टोटल तुम्हारा बढ़ना है 50, पर वो 100% में 50 बढ़ना है, तो 30% में कितना बढ़ना है? वही है, यूनिटरी मेथड है और कुछ नहीं। ठीक है, एक और सोल्यूशन लेते हैं। सपोज solution 2 has suppose 60% A and 40% B। तो फिर से एक बार B तक पहुंच ही जाओ। ठीक है, तो प्रेशर, वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन इज गोइंग टू बी वेपर प्रेशर ऑफ B, तो 150 प्लस, अब 60% तुम कवर कर चुके हो। 60% ऑफ व्हाट? 60% ऑफ जितना टोटल कवर करना है। टोटल कितना कवर करना है तुम्हें? 150 से 200 जाना है, तो टोटल तुम्हें 50 अभी कवर करना है। 50 का 60% कवर कर लो। 50 का 60% क्या होगा? 0.6 इंटू 50, दिस विल बी 30। अब 30 इसमें ऐड कर दो, हो गया 180 mm ऑफ Hg। अब आई होप तुम्हें होते हुए दिख रहा होगा कि हाँ यार, अगर मोल फ्रैक्शन ऑफ A 0 हुआ तो ये 150 होने वाला है, मोल फ्रैक्शन ऑफ A अगर 1 हुआ तो 200 होने वाला है, और बीच में कितना होने वाला है? ये बेसिक लॉजिक है। तो ये जो फॉर्मूला है PV0 प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ A इंटू PA0 माइनस PV0, दैट शुड स्टार्ट मेकिंग सेंस नाउ कि ऐसा क्यों हो रहा है। तुम्हें याद ना करना पड़े, याद करना पड़ेगा तो भूलोगे। ठीक है, समझोगे तो भूलने वाला तो कोई ऑप्शन नहीं होता ना समझने के बाद। समझ गए तो समझ गए, तो ये चीज समझ लो। नहीं समझ में आए तो फिर से लिखो नीचे। ठीक है, जल्दी मैं एक डाउट क्लास अरेंज करने वाला हूं, जिसमें जितने भी तुम्हारे डाउट्स हैं सब्जेक्ट वाइज, वो सारे एक ही लेक्चर में मैं रिकॉर्ड करके पोस्ट कर दूंगा। ठीक है, तो डाउट्स कुछ भी हो तो लिख दो नीचे। ठीक, तो मुझे पता है कि बहुत सारे बच्चे ये सोच रहे होंगे कि बता तो कुछ अच्छा गए सर, लेकिन समझ में थोड़ा कम आया, या थोड़े और प्रैक्टिस की जरूरत है कॉन्फिडेंस लाने के लिए। तो चिंता ना करो, अभी उसके ऊपर बहुत सारे एग्जाम्पल हम लोग करेंगे, जो हमने इंट्यूटिव मेथड देखा है ऑन मेजरिंग द पार्शियल प्रेशर या द वेपर प्रेशर ऑफ अ सोल्यूशन। अभी उससे पहले ये देख लो कि कॉम्पोजिशन ऑफ वेपर कैसा होता है। अगर तुम्हारे पास, अच्छा कहीं पे स्पेलिंग VAPOUR होती है, कहीं POR होती है, जो भी है देख लेना। तो कॉम्पोजिशन ऑफ वेपर से क्या मतलब है? मतलब कि अगर तुम्हारे पास कोई सोल्यूशन है जिसमें 2 टाइप के मॉलिक्यूल्स है, उससे जो वेपर निकल रहा है, वो जो वेपर निकल रहा है उसका कॉम्पोजिशन क्या है। अब इसको फॉर्मूले से तो हम लोग निकालेंगे ही, साथ ही साथ फिर से इसको भी इंट्यूटिवली देखेंगे, क्योंकि मोर देन द फॉर्मूला यहां पे इंट्यूशन पे ही बेस्ड कई बार क्वेश्चन आते हैं। जैसे कि आपको ये समझ में आना चाहिए कि अगर यहां पे आपको मोल फ्रैक्शन इन वेपर ऑफ A निकालना है, तो दैट विल सिंपली बी द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ A अपॉन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ A प्लस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ B। ये तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अच्छा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ A अपॉन दिस इज गोइंग टू बी, अगर तुम टोटल प्रेशर से मल्टीप्लाई कर दो तो पार्शियल प्रेशर ऑफ A अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ द सोल्यूशन, क्योंकि पार्शियल प्रेशर ऑफ A प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ B। अब पार्शियल प्रेशर ऑफ A इज गोइंग टू बी द वेपर प्रेशर ऑफ A in pure state into mole fraction of A upon vapor pressure of B in pure state plus vapor pressure of A minus vapor pressure of B into mole fraction of A. This is the mole fraction in vapor of A. इसको कई बार हम लोग Y से भी डिनोट कर देते हैं, YA, where Y denotes the mole fraction of a molecule in the vapor state. ठीक है,
या फिर कई बार ऐसा करते हैं कि इस वाले मोल फ्रैक्शन को काय से डिनोट करते हैं और इस वाले मोल फ्रैक्शन को एक्स से डिनोट करते हैं, वो देख लेना। एंड दिस शुड मेक सेंस आई थिंक कि हाँ ये फॉर्मूला होगा, पर फिर से ये तो फॉर्मूले के लेवल पे सबको समझ में आ रहा होगा कि हाँ ये जो है तुम्हारा पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए हो गया, ये टोटल वेपर प्रेशर हो गया, इसका जो रेशियो होगा वही मोल फ्रैक्शन हो जाएगा तुम्हारा ए का वेपर में। लेकिन कब ज्यादा होगा कब कम होगा, क्या डिनोट कर रहा है ये समझो। क्या डिनोट कर रहा है बेसिकली, जो एक मेजर डिफरेंस मैं आपको दिखाना चाहता हूं ये है कि अगर अपने पास ये ग्राफ बना रहा हूं मैं, बीकर नहीं बना रहा हूं, ये पीवी नॉट है और ये पीए नॉट है, तो सपोज मोल फ्रैक्शन कुछ है एक्स है, उसकी वजह से पार्शियल वेपर प्रेशर कुछ है पी सोल्यूशन। ये अगर मोल फ्रैक्शन ऑफ ए है, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इतना है, द वेपर प्रेशर ऑफ ए इन प्योर स्टेट ज्यादा है, वेपर प्रेशर ऑफ पी बी इन प्योर स्टेट कम है, तो क्या तुम इंट्यूटिवली बता सकते हो कि जो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन वेपर स्टेट ऑफ ए है वो अगर मैं कंपेयर करूं मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन द सोल्यूशन तो वो ग्रेटर होगा, लेसर होगा कि इक्वल टू होगा? क्या इस सिचुएशन के लिए ये तुम इंट्यूटिवली सोच पा रहे हो कि ये ग्रेटर होगा, लेसर होगा कि इक्वल टू होगा? तो अब यहां पे ये समझो कि ये जो इंट्यूशन है दैट इज गोइंग टू हेल्प यू इन अ लॉट ऑफ थिंग्स। ये एक इमेजिनेशन के लिए भी हेल्प करेगा कि क्या हो रहा है इसके अंदर। तो चाहो तो तुम जो है यहाँ पे डाल के देख लो, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए के टर्म्स में से एक्सप्रेस कर लो, यहाँ पे लिख दो कि हाँ पी ए नॉट इज ग्रेटर देन पी बी नॉट, तो ये पॉजिटिव है। अगर ये पॉजिटिव है तो यहाँ पे समथिंग प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ ए टाइम समथिंग है। तो ऐसे करके जब तुम देखोगे तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन वेपर स्टेट ज्यादा आएगा, ये ज्यादा आएगा। इफ द वेपर प्रेशर ऑफ ए इन प्योर स्टेट इज ग्रेटर देन वेपर प्रेशर ऑफ बी इन प्योर स्टेट, तो वेपर प्रेशर the mole fraction of A in the vapor is going to be greater than the mole fraction of A in the solution। तो ऐसा क्यों है? इंट्यूटिवली फिर से ऐसा इस वजह से है कि सोचो अगर ये 70% है, इसमें ये वाला फॉर्म देखो फॉर्मूले का कि पार्शियल प्रेशर ऑफ द वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन इज गोइंग टू बी वेपर प्रेशर ऑफ ए प्लस वेपर प्रेशर ऑफ बी। वेपर प्रेशर ऑफ ए इज गोइंग टू बी मोल फ्रैक्शन ऑफ ए into vapor pressure of A in pure state plus mole fraction of B into vapor pressure of B in pure state। ये वाला फॉर्मूला देखो तो ये तो छोटा है, ये इसका कॉम्प्लीमेंट्री है, ये अगर 0.7 तो ये 0.3, पर ये छोटा है, ये छोटा है तो ये वाला पार्ट हमेशा छोटा आएगा। अगर दोनों बराबर भी कर दूं मैं, मतलब कि मोल फ्रैक्शन ऑफ ए और मोल फ्रैक्शन ऑफ बी मैं बराबर भी कर दूं, फिर भी ए ज्यादा निकलेगा, उसका पार्शियल प्रेशर, उसका जो वेपर प्रेशर है वो ज्यादा आएगा देन बी, क्योंकि पी ए नॉट बड़ा है, मतलब कि उसकी ज्यादा टेंडेंसी है वेपर बनाने की। यहां पे तुरंत ये सोचो कि इसकी टेंडेंसी ज्यादा है वेपर बनाने की। तो अगर ये 70% है यहां पे, तो अब सपोज टेंडेंसी है उसकी मान लेते हैं 2%, ए की टेंडेंसी है 2% वेपर बनाने की, बी की टेंडेंसी है 1% वेपर बनाने की, कि अपने मॉलिक्यूल्स का 1% वो वेपर बना देगा। हालांकि इससे बहुत छोटा होता है परसेंटेज, एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं। तो अभी क्या है, अभी ये 70% हुआ, 70% का 2%, और ये बचा है 30%, बी जो है 30% बचा, 30% का 1%, ये चीज हो रही है। 70% का 2% कितना मिलेगा? 70% का 2% तुम निकालोगे तो 1.4% आएगा। मान लेते हैं 1.4 यूनिट्स, 1.4 यूनिट्स ए निकलने वाला है, और 30% ऑफ कितना, 1% ऑफ 30% क्या हो जाएगा, ये 0.3 बी निकलने वाला है। तो 1.4 ए प्लस 0.3 बी टोटल 1.7 होगा। तो द मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन द वेपर स्टेट इज गोइंग टू बी 1.4 अपॉन 1.7 विच इज ग्रेटर देन 0.7, क्योंकि वो जितना भी होगा आपके सोल्यूशन में उसका हायर परसेंटेज वेपर बना रहा है, तो वेपर में उसका कंट्रीब्यूशन हमेशा ज्यादा होगा। जो भी ज्यादा वाला होगा, जिसका भी वेपर प्रेशर इन प्योर स्टेट ज्यादा होगा, जिसकी टेंडेंसी टू वेपराइज ज्यादा होगी, वो हमेशा ज्यादा कंट्रीब्यूट करेगा। तो टेंडेंसी टू वेपराइज किसकी ज्यादा होगी? जिसमें ये पॉजिटिव हो।
तो अगर ये पॉजिटिव है, अब क्या याद रखना है तुम्हें? तुम्हें ये याद रखना है कि मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन वेपर विल बी ग्रेटर देन मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन सोल्यूशन इफ द वेपर प्रेशर ऑफ ए इन प्योर स्टेट इज ग्रेटर देन वेपर प्रेशर ऑफ बी इन प्योर स्टेट। और उल्टा हो जाएगा अगर वेपर प्रेशर ऑफ ए इज लेस, जो कि बी वाला केस है। तो बी वाले में क्या होगा? मोल फ्रैक्शन इन वेपर स्टेट ऑफ बी इज लेस देन मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इन द सोल्यूशन बिकॉज द वेपर प्रेशर ऑफ बी इन प्योर स्टेट इज लेस देन वेपर प्रेशर ऑफ ए इन प्योर स्टेट। तो ये तुम्हारा इंट्यूटिवली भी तुम्हें पता होना चाहिए। अगर अभी भी इंट्यूशन नहीं जनरेट हो रहा है तो इसे लिख लो, तुम्हारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत काम आएगा। ये इंट्यूशन लोग समझते नहीं है, लोग फॉर्मूले से निकालने लग जाते हैं क्वेश्चन, पर वो सिंपली ये पूछ रहा होता है, ज्यादा कम से कई बार ऑप्शंस निकल आते हैं, तो वो एक्चुअली घुमा फिरा के तुम्हारा इंट्यूशन चेक कर रहा होता है। ठीक है, तो ये लिख लो। फिर इसके बाद हम लोग देखेंगे नॉन वॉलेटाइल सब्सटेंस के साथ अगर कोई सोल्यूशन बना रहा है तो उसका वेपर प्रेशर कैसे हम लोग डिसाइड करेंगे या कैलकुलेट करेंगे। ऑफ वेपर हो गया। अच्छा, एक चीज मैं और बताना भूल गया, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए का इन इट सेल्फ जो है फॉर्मूला हम लोग डिराइव करते हैं इसमें राउल्ट्स लॉ में। अगर तुम्हारे पास क्या है, द टोटल वेपर प्रेशर ऑफ द सोल्यूशन है, दैट इज गिवन बाय पीवी नॉट प्लस क्या होता है, बोलते जाओ मनी मन, पी ए नॉट माइनस पीवी नॉट इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। अब यहां पे आप क्या कर सकते हो, सपोज मोल फ्रैक्शन ऑफ ए को तुम्हें सब्जेक्ट ऑफ फॉर्मूला बनाना है, तो या तो सिंपली ये देख लो कि हाँ मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इज गोइंग टू बी दिस माइनस पीवी नॉट अपॉन पी ए नॉट माइनस पीवी नॉट, या फिर से ग्राफ में जाओ, इंट्यूटिवली देखो क्या कि यहां पे तुम्हारे पास ये पार्शियल ये वेपर प्रेशर है और ये सपोज वेपर प्रेशर ऑफ ए नॉट, ये वेपर प्रेशर ऑफ बी नॉट, यहाँ पे मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इक्वल टू 1 और यहां तक जा रहा है आपका जो टोटल वेपर प्रेशर है। और सपोज फिलहाल यहां पे तुम्हें ये पता है द वेपर प्रेशर ऑफ द सोल्यूशन कितना है, और तुम्हें क्या निकालना है, इस बार उल्टा निकालना है, इस बार तुम्हें मोल फ्रैक्शन निकालना है और द वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन इज नोन। तो ऐसे केस में क्या करोगे, तुम बोलोगे कि भाई जितना रास्ता उसने कवर कर लिया, जैसे जब ये पता था ये निकालना था तब भी यूनिटरी मेथड लगाया था, तो अभी ये पता है ये निकालना है तो भी यूनिटरी मेथड लगाओ। तुम बोलो कि भाई यहाँ पे जितना रास्ता ये कवर कर चुका है, जितना फ्रैक्शन ये कवर कर चुका है, उतना ही फ्रैक्शन ये कवर कर चुका होगा। तो ये कितना फ्रैक्शन कवर किया है, टोटल है पी ए नॉट माइनस पीबी नॉट, इसने कवर किया है पी एस माइनस पीबी नॉट। देख लो, तो फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, पी एस माइनस पीबी नॉट अपॉन पी ए नॉट माइनस पीबी नॉट is going to be this upon this. Now what is this? This is 1. So this is going to be mole fraction of A. Moreover, realize कि अगर ये mole fraction of A है तो ये 1 minus x है जो कि mole fraction of B है। तो sometimes this is also written mole fraction of A upon mole fraction of B, जो कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ, is also written for Na by Nb, number of moles of A upon number of moles of B is mole fraction of A upon mole fraction of B, which is this by this, which will also be equal to this by this. तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा Ps माइनस पी बी नॉट अपॉन पी ए नॉट माइनस पी एस। तो ऐसे भी लिखा जाता है। नाउ दिस फॉर्मूला may seem very confusing. Mole fraction of A upon mole fraction of B is the vapor pressure of the solution minus vapor pressure of B in pure state upon vapor pressure of A in pure state। यहाँ पे pure state वाला पहले आ रहा है और यहाँ पे A आ रहा है, यहाँ पे B आ रहा है, जबकि यहाँ पे mole fraction of A ऊपर है, mole fraction of B नीचे है, और माइनस वेपर प्रेशर ऑफ द सोल्यूशन। पर यहां से अगर देखोगे, अगर फिर से प्रोपोर्शनैलिटी तुम देखने लग गए, तो आई थिंक दिस इज गोइंग टू बी वेरी इजी। बस पीवी नॉट तक शिफ्ट कर दो, बाकी सब जो है प्रोपोर्शनल हो जाता है। अच्छा, अभी देख लेते हैं नॉन वॉलेटाइल वाला। नॉन वॉलेटाइल अगर सॉल्वेंट है, नॉन वॉलेटाइल सॉल्वेंट से क्या मतलब है, अरे यार एक मिनट, हाँ भाई, तो नॉन वॉलेटाइल सॉल्वेंट है अपने पास
और ये नॉन वॉलेटाइल सॉल्वेंट से हमारा क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है कि सिंपली एक ऐसा मेरे पास सॉल्वेंट नहीं, सॉरी, सल्यूट है। यूजुअली जो सल्यूट होते हैं वो नॉन वॉलेटाइल होते हैं, उनको मतलब जो सल्यूट वाले प्रोपोर्शन में होते हैं वो नॉन वॉलेटाइल होते हैं। तो ऐसा कोई सब्सटेंस है जिसका कि वेपर प्रेशर बहुत कम है, दैट इज इट। जैसे कि अगर तुम्हारे पास सपोज यू हैव समथिंग लाइक NaCl प्लस H2, इसका सोल्यूशन है, नमक पानी का घोल है। तो ऐसे केस में क्या होता है, NaCl की कितनी प्रोबेबिलिटी है, कितना ज्यादा उसमें अट्रैक्शन है, तो कहां वो NaCl जो है बाहर निकलेगा, वेपर बनाएगा, नेग्लेजिबल होगा, वो ऑलमोस्ट जीरो होगा। तो तुम ये बोल सकते हो सपोज ये अगर A है और ये अगर B है, दिस बीइंग सल्यूट एंड दिस बीइंग सॉल्वेंट, तो ऐसे केस में PA0 जो है तुम्हारा लगभग जीरो हो जाता है। तो जब PA0 जीरो हो जाता है तो PB0 से लेकर के भाई अब जो है पार्शियल प्रेशर ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन क्या हो जाएगा, दिस विल बी PB0 प्लस PA0 minus PB0 into mole fraction of A is the regular formula. But then अगर तुम सोचो तो इनिशियली PB0 है और फिर उसके बाद वो डिक्रीज कर रहा है, या फिर उल्टा तुम सोच सकते हो, तुम बोल सकते हो कि भाई जितना मोल फ्रैक्शन ऑफ B है इंटू PB0 दैट इज गोइंग टू बी द वेपर प्रेशर ऑफ द सोल्यूशन, क्योंकि PA तो जीरो है, ठीक है भाई। द वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन was PA0 plus PB0, सॉरी PA plus PB। अब PA तुम्हारा जीरो हो गया तो PA plus PB में केवल PB बचा। इसका ग्राफ कैसा बन जाएगा, इसका ग्राफ कुछ ऐसा बन जाएगा। अगर इधर मैं मोल फ्रैक्शन ऑफ B ले रहा हूं तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। जब मोल फ्रैक्शन ऑफ B 1 होगा तो ये PB0 होगा, और जब 1 से बहुत कम होगा तब तो एक्चुअली यहां पे तो हम लोग स्टडी भी नहीं करते हैं उसे, क्योंकि यहां पे इट स्टॉप्स बिहेविंग एज अ सॉल्वेंट। तो यहां पे बहुत जल्दी आपका स्टडी नहीं होगा नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट के साथ, लेकिन अगर होता है तो थ्योरेटिकली दिस इज द रिजल्ट। अच्छा, अगर उल्टा सोचें, अगर मोल फ्रैक्शन ऑफ ए लेकर के सोचें तो ऐसा कुछ हो जाएगा, दिस इज द वेपर प्रेशर वर्सेस मोल फ्रैक्शन ऑफ ए वेयर ए इज द नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट, नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट। तो ऐसे केस में आपका कुछ ऐसा हो जाएगा, जब मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इज जीरो तब PB0 आ रहा है, जब मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इज 1 तो कोई भी वेपर प्रेशर नहीं आ रहा है। प्योर सपोज NaCl है, तुम्हारे पास नमक का डब्बा है, उसका कितना वेपर होगा, कुछ वेपर नहीं होगा, तो कोई वेपर प्रेशर नहीं होगा। तो दैट इज द केस फॉर नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट। फिर से ये इसके ऊपर जो क्वेश्चंस हैं नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग करेंगे। अभी जो है एक और चीज है मेरे ख्याल से, हेनरीज लॉ एज हेनरीज लॉ का स्पेशल केस है राउल्ट्स लॉ, ये देख लो। तो हेनरीज लॉ क्या कह रहा था, हेनरीज लॉ हमारा कह रहा था कि हेनरीज लॉ कह रहा था कि जो भी प्रेशर ऑफ अ गैस है अबव अ लिक्विड दैट इज प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस, द मोल फ्रैक्शन ऑफ जो भी गैस है, और जो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट था वो तुम्हारा हेनरीज कांस्टेंट कहलाता था। अब यहां पे क्या है, यहां पे जो हेनरीज कांस्टेंट है, अच्छा ये मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये सॉल्युबिलिटी रिप्रेजेंट कर रहा है, कितना ज्यादा मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस एग्जिस्ट इनसाइड द सॉल्यूशन। तो जितना ज्यादा ये होगा उतना ज्यादा क्या होगी, सॉल्युबिलिटी होगी, उतना ज्यादा आप बोलेंगे गैस डिसॉल्व्ड है सॉल्यूशन में। तो यूजुअली ये था तुम्हारा हेनरीज लॉ। और KH की कोई भी वैल्यू हो सकती है, वो KH की वैल्यू एक बड़े से फॉर्मूले पे डिपेंड करती है, पर वो बड़ा सा फॉर्मूले का स्पेशल केस होता है, स्पेशल केस इसका होता है अगर ये हो जाए PA0। अगर आप सोल्यूशन की बात करें तो उसका PA0 एग्जिस्ट करता है, गैसेस का PA0 एग्जिस्ट नहीं करता। PA0 का क्या मतलब है, फिर से द वेपर प्रेशर ऑफ अ प्योर लिक्विड कितना होता है। अब तुम प्योर गैस ले लो और फिर उसका वेपर प्रेशर निकालो, ये क्या बात हुई। अगर वो एक आइडियल गैस है तब तो वो गैसियस स्टेट में ही एग्जिस्ट करेगी, अगर प्योर है, कुछ है ही नहीं उसके पास डिसॉल्व करने को। तो यूजुअली KH हैज सम वैल्यू व्हिच डिपेंड्स अपॉन अ लॉन्ग फॉर्मूला। बट अगर लिक्विड है तो लिक्विड के केस में KH
की एक वैल्यू आ जाती है विच इज पी ए नॉट, और वो जब तुम स्पेशल केस लगाते हो इसमें तो फिर पार्शियल प्रेशर या वेपर प्रेशर ऑफ ए इज इक्वल टू पी ए नॉट इंटू एक्स ए। तो आपसे पूछा जाता है कि एक बार पूछा गया है बोर्ड के एग्जामिनेशंस में कि स्टेट ट्रू और फॉल्स पे क्वेश्चन आया था कि हेनरीज लॉ का स्पेशल केस है कि नहीं है, राउल्ट्स लॉ कैसे है। तो ये आपको बताना था कैसे है कि जो हेनरीज कांस्टेंट है वो अगर हम लोग पी ए नॉट ले लें तो फिर हेनरीज लॉ ही राउल्ट्स लॉ बन जाता है। अच्छा, और क्या पता होना चाहिए? और ये पता होना चाहिए कि जो राउल्ट्स लॉ है दैट इज ओनली एप्लीकेबल फॉर आइडियल सॉल्यूशंस, नॉन आइडियल सॉल्यूशंस के लिए एप्लीकेबल नहीं होता। आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशंस के बीच का डिफरेंस हम लोग डिटेल में टेबल बना करके लिखेंगे अगले लेक्चर में। थोड़ा सा मैं अभी पहले से बता दूं आपको कि आइडियल सॉल्यूशन में जो एंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग होता है वो 0 होता है, मतलब कि मिक्स करने पे दो चीजों को ना ही हीट रिलीज हो, ना इवॉल्व हो, ना एब्जॉर्ब हो, वॉल्यूम ना बढ़े ना घटे। और वो कब होगा? जब जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं वो उतने ही हो जितने सॉल्यूट पार्टिकल और सॉल्वेंट पार्टिकल के बीच में है। कम ज्यादा होने पे नॉन आइडियल सोल्यूशन होता है, कम में अलग केस बनता है, ज्यादा में अलग केस बनता है। अगर ज्यादा अट्रैक्शन है सॉल्यूट सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स में तो फिर नेगेटिव डेविएशन होता है, और अगर कम अट्रैक्शन है सॉल्यूट सॉल्वेंट में तो पॉजिटिव डेविएशन होता है। उसके बारे में डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। सो दैट इज इट फॉर दिस लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर मैं जल्दी निकालूंगा, लेकिन फिर भी मोटिवेट करते रहिए। अगर ना पसंद आए तो डिमोटिवेट भी कर दो, पर लिख दो, बता दो, ठीक है, कि नहीं फिजिक्स मैथ्स ही बनाइए या केमिस्ट्री बनाना है कि नहीं बनाना है, ठीक है, ये लिख दो। चलो नेक्स्ट लेक्चर मिलते हैं होपफुली। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप मेरे और कुछ वीडियोस देखने के लिए यहाँ क्लिक कर सकते हैं, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करो। और अगर आपने ये वीडियो 2 लोगों के साथ शेयर किया तो आप जीत सकते हैं कुछ भी नहीं। फ्री वीडियो में क्या जान लोगे बच्चे की। चलो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं।